कि कैपलेट चोर था। सर क्या बता रहे हैं आप, कैपलेट चोर था? अरे जी हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशंस का एक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपलेट्स लॉ। तो कैपलेट्स लॉ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आया कहाँ से और ये कैपलेट नामक साइंटिस्ट इस चैप्टर में कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा। लोगों की ऐसी धारणा थी कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं, मोशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केपलर ने ऐसा कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि जितने भी ग्रह होते हैं सभी एक इलिप्टिकल शेप में अंडाकार मार्ग में गति करते हैं। ठीक है, तो केपलर ने हमें यही बताया कि सभी ग्रहों की अपनी स्पीड जो होती है सेम नहीं होती है, सभी ग्रह एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ और ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ तक यही माना गया है कि केपलर चोर था। सर क्या बता रहे हैं आप, केपलर चोर था? अरे जी हाँ, केपलर को चोर माना गया था, लेकिन कोई एविडेंस या सबूत नहीं मिलने के कारण इसको बरी कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक टाइको ब्राहे नाम का एक साइंटिस्ट जो कि केपलर का क्या था, पार्टनर था, इसने अपने 22 साल, जिंदगी के 22 साल लगा दिए इस एस्ट्रोनॉमिकल सब्सटेंस के बारे में जानने में, आकाश के बारे में, तारों के बारे में जानने में, ये सब के बारे में जानने में ये अपने 22 साल इसने लगाया है। और इसने इकट्ठा की अपनी थ्योरी को, और इतने भी उन्होंने थीसिस लिखे थे, सभी को केपलर ने चुरा लिया, लेकिन एविडेंस नहीं मिलने के कारण छोड़ गया। तो जब यह टाइको ब्राहे की मृत्यु हुई तो ऐसा माना जाता है कि इनकी जितनी भी थ्योरी थी, थीसिस थी, सब केपलर के नाम कर दी। और वही हम पढ़ने जा रहे हैं केपलर के कौन से लॉ हैं। एक्चुअली हम ऐसा कहें तो हम पढ़ रहे हैं टाइको ब्राहे के लॉस को, लेकिन दिया किसने अभी, केपलर्स लॉ। ठीक है, तब केपलर्स लॉ क्या होता है, ध्यान सुने मैंने यहाँ पे। केपलर फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। यहां पर मान लीजिए सन है और सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल शेप में कोई प्लेनेट जो है अराउंड कर रहा है, घूम रहा है। तो कहने वाली बात यहां पर ये है, ये हो गया इसका मीडिएटर। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर यहां पर आप लगा सकते रहे बीच में सन को, लेकिन आपने किनारे क्यों लगाया। तो क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है इसका लॉ, इसका बोल रहा है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑप्टिकल ऑर्बिट विद द सन ऑफ वन ऑफ द फोकाई। एक फोकाई मतलब फोकस, यहां पर फोकस होना चाहिए, यहां पर फोकस नहीं पड़ेगा, सन का फोकस कहां पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा। इसलिए सन के फोकस के चारों तरफ एक इलिप्टिकल शेप में कोई भी प्लैनेट क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ऐसा हमें केपलर के फर्स्ट लॉ ने कहा। केपलर सेकंड लॉ की बात करें तो इसे हम लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट। बना लेते हैं पहले हम, ये हमारा हो गया सन, इसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल शेप में एक प्लैनेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा। अब क्या लिखा गया है, मान लीजिए प्लैनेट का उसका इसके पास में है। अब यह प्लैनेट थोड़ा सा मूव हुआ, यहां पर आया, इसको मान लीजिए ए है और इसको मान लीजिए बी है। ए से कहां पे आया, बी में आया।
तो सन से इसकी रेडियस जो है वो इसकी रेडियस की इक्वल होगी। ठीक है, अब मान लीजिए यह प्लेनेट हमारा मूव करते 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 यहां पर आया, सी पॉइंट पर आया, तो इसकी रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। फिर ये मूव किया, यहां पर आया डी पॉइंट पर, इसकी रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां कहने वाली बात ये हमारे यहां पे ये है, द रेडियस ऑफ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन ऑफ प्लैनेट स्वीप आउट, क्या लिखा है यहाँ पे, स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यदि कोई प्लैनेट सन के पास में है तो उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, लेकिन यदि कोई प्लैनेट जो है सन के दूर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, लेकिन उसका एरिया सेम होगा। इनका देखिए, इनका एरिया सेम है, इनका एरिया क्या है, सेम है। रेडियस भी क्या है इनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एरिया क्या है, सेम है, और ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। रेडियस अलग अलग है, तो हमें ये सेकेंड लॉ में बताता है कि जितना पास में यदि कोई प्लैनेट सन के है तो उसके अनुसार वो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अधिक होगी, और ये दूर है तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। लेकिन इनका एरिया टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, सेम है, कि 5 मिनट में या 10 मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्लैनेट कितना मूव कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। क्लियर। थर्ड हमारा इसका थर्ड केपलर से थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर के थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड्स ही बोलते हैं। तो जान लेते हैं क्या होता है लॉ, द स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन is proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit। सबसे पहले जान लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक पेन है, इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ मैं, तो ये ऐसे मूव करेगा और वापस ऐसे आएगा यहाँ पर, तो 1 टाइम पीरियड हुआ। आपने देखा होगा झूला वगैरह देखिए बच्चों के, तो जब झूला यहाँ पर इसको छोड़ते हैं तो वापस यहाँ तक आता है और वापस वहीं पे आता है, तो इसको बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं, 1 टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे। क्लियर। तो वही बात की गई यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब किसी टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, r है, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड लॉ बताया था, इस सन है मान लीजिए हमारा ये, और इलिप्टिकल शेप में ये मूव कर रहा है कोई प्लैनेट, तो जितना डिस्टेंस इसकी पास में होगी, और मान लीजिए घूमते घूमते कहां पे आए ये प्लैनेट, यहां पे आए, तो सेकेंड लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जितनी डिस्टेंस सन से प्लैनेट की पास में होती है उसकी स्पीड उतनी ही अधिक होती है, और इतनी स्पीड जितना ही डिस्टेंस दूर होती है उसकी स्पीड उतनी ही कम होती है। लेकिन केपलर थर्ड लॉ में हमने ये जाना है कि कोई प्लैनेट किसी सन के जितना पास में होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही अधिक होगा, लेकिन जितना दूर होगा रेडियस उसकी या प्लैनेट दूर होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही कम होगा। टी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, और जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आता है के आर क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। तो आई होप आपको यह केपलर्स के 3 लॉ समझ में आ गए हैं। तो एक बार हम इसको लास्ट बार करते हैं रिवाइज। तो केपलर का फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं इसे। दूसरी थिंग्स, कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल शेप में मूव करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, और सेकेंड लॉ में ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट यदि सन के जितने पास होता है उसकी स्पीड उतनी ही अधिक होती है, और कोई भी प्लैनेट यदि सूर्य के दूर होता है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उतनी ही जो उसकी स्पीड होती है उतनी ही कम होती है। लेकिन केपलर्स थर्ड लॉ में हम ये जाने हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। मतलब यदि कोई प्लैनेट सन के पास में है तो उसका रेवोल्यूशन, उसका टाइम पीरियड उतना ही अधिक होता है, और यदि कोई प्लैनेट सन से दूर है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उतना ही
कब होगा। तो यही कैलकुलेट